बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आज लेक्चर नंबर 12 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर एंड एस्टर। अब तक जो हमारे 11 लेक्चर हुए उसके अंदर हमने नोमेनक्लेचर करना सीखे उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में था। फिर हमने सीखा जी कि फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट आया, यानी हाइड्रोजन को हटा के आया। तीसरा किस्म का हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन पर बेस कर रहा था और वो चेन का पार्ट था। अब जो हम आज के लेसन के अंदर नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं और ये दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके सामने हैं, ईथर और एस्टर्स। ये दोनों बेसिकली लिंकेजेस कहलाती हैं और इनको लिंकेज इसलिए कहते हैं जी कि ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप है कि ये आपकी जो लॉन्ग चेन है उसको डिवाइड कर देता है और उसको दो चेन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है जी। और उन दोनों चेन को जो ऑक्सीजन है वो मिलाने का काम करता है, इसलिए ये सारे की क्या कहलाती है, ये आपकी लिंकेजेस कहलाती हैं। तो आज के लेसन के अंदर हम नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर और नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, ये दो फैमिलीज हैं और ये दोनों ही लिंकेजेस कहलाती हैं। इनके आईयूपैक सिस्टम के तहत और कॉमन नाम लिखना सीखेंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर एंड एस्टर। जो फंक्शनल ग्रुप है, पहले हम ईथर को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे जी ये किस किस्म का फंक्शनल ग्रुप है जी। तो ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको आप लिंकेज कहते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, OXY ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये दो अल्काइल रेडिकल को, या आप ये कह लें जी कि ये दो चेन्स को जोड़ने का काम करता है। और यही वो वजह है कि इस फंक्शनल ग्रुप को आप क्या कहते हैं जी, लिंकेज कहते हैं जी। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी कार्बन या कार्बन की चेन हो सकती है और इसके राइट हैंड साइड पे भी कार्बन या कार्बन की चेन हो सकती है। लेकिन ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की जाती है उसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स क्या होने चाहिए, कार्बन होनी चाहिए। तो क्योंकि अब आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने से कासिर हैं, क्योंकि अब आपको एक लॉन्ग चेन नहीं बल्कि अब आपको अब आपको दो चेन नजर आएंगी और उन दो चेन में से किसी एक चेन आपकी लॉन्ग होगी और उसको आपने सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये अब आपके वो फंक्शनल ग्रुप आ गए जी कि जो जिन्होंने लॉन्ग चेन को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। और अब आपकी लॉन्ग चेन क्या हो गई जी, दो चेन्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। और अब आपने रूल्स को अप्लाई करके इन दोनों में से किसी एक चेन को लॉन्गेस्ट चेन मानना पड़ेगा। इसलिए क्या कहलाते हैं, ये आपके लिंकेजेस कहलाते हैं। तो आज हम इन लिंकेजेस के भी नाम लिखना सीखेंगे। तो ये ईथर ग्रुप है जिसके अंदर डायरेक्टली ऑक्सीजन है जो दो चेन को यानी दो अल्काइल रेडिकल को लिंक करता है। अच्छा जी, तो आईयूपैक सिस्टम के तहत जो इसका नाम है वो है जी अल्क ऑक्सी अल्केन। तो देखिए दो चेन है तो इसलिए अब आपके पास यहाँ पे दो बार जो है ना अल्क का वर्ड आ रहा है जी। तो एक जो है उसको आप, एक चेन को आप अल्कोक्सी कह देंगे और दूसरी चेन को आप क्या कहेंगे जी, अल्केन कहेंगे। तो इसमें टर्मिनोलॉजी क्या है जी कि आप अल्क ऑक्सी यानी एक के साथ क्या लगाएंगे, अल्क लगाएंगे। ऑक्सी का देखें इसकी वजह से इजाफा हो रहा है तो ऑक्सी एज आ प्रेफिक्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, किसके साथ, अल्क के साथ। तो अल्क के साथ ऑक्सी लगाया जाएगा और उसके आगे आप जो दूसरी चेन है उसको आप अल्केन का नाम दे देंगे जी। तो अल्क ऑक्सी अल्केन ये इसका आईपैक सिस्टम के तहत नाम है। इस बात का ख्याल रखना है जी कि जो छोटी चेन होगी उसको अल्कोक्सी दिया जाएगा और उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर अल्कोक्सी का नाम दिया जाएगा और जो बड़ी चेन होगी उसको आप अल्केन का नाम देंगे। ठीक है जी। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, तो ईथर, तो उनका नाम क्या होता है आईयूपैक सिस्टम के तहत अगर आप ईथर्स का नाम लिखेंगे तो ये होता है जी अल्कोक्सी अल्केन। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो कॉमन नेम इसका अल्काइल ईथर होता है, यानी ऑक्सीजन आपको, डाइवेलेंट ऑक्सीजन आपको कहीं पे भी नजर आएगा, यानी ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप आपको कहीं पे भी नजर आएगा तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, ईथर कहलाएगा। और उसके एक तरफ और दोनों तरफ आप अल्काइल रेडिकल को पहचाने
और पहचानने के बाद फिर आप उनका नाम लिख दें, बिल्कुल उस तरह जिस तरह कीटोन के अंदर आप देखते थे कि कार्बोनिल कार्बन को आप क्या कह देते थे, कार्बोनिल कार्बन को देखते ही आप कीटोन का वर्ड इस्तेमाल कर देते थे और उसके लेफ्ट पे और राइट पे आप रेडिकल्स को देखते थे और फिर उनका नाम आप अल्काइल की फॉर्म में लिखते थे और उसके बाद आपका कॉमन नेम बन जाता था। बिल्कुल जिस तरह से कीटोन का कॉमन नेम लिखना सीखा था, बिल्कुल उसी तरह से ईथर का भी कॉमन नेम लिखा जाता है कि ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप को आप ईथर कह देते हैं और उसके अतराफ में देखते हैं कि कौन से रेडिकल लगे हुए हैं और उसके हिसाब से आप उनका नाम लिख देते हैं और छोटा पहले लिखा जाता है और बड़ा उसके बाद लिखा जाता है। अच्छा जी, तो इसका जनरल फार्मूला क्या है जी? जनरल फार्मूला है ROR। तो ये ऑक्सी यानी ऑक्सीजन जिसके दोनों तरफ क्या है जी, अल्काइल रेडिकल मौजूद है। तो ये ऑक्सीजन बेस, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, डाइवेलेंट ऑक्सीजन पे बेस करता हुआ ये फंक्शनल ग्रुप है जिसको ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी कार्बन या कार्बन की चेन हो सकती है और इसके राइट हैंड साइड पे भी कार्बन या कार्बन की चेन हो सकती है। तो ROR इसका जनरल फार्मूला है। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, तो ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है। डाइवेलेंट ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी मिथाइल लगा हुआ है और राइट हैंड साइड पे भी मिथाइल लगा हुआ है, तो मिथाइल भी लगा हो सकता है और ये मिथाइल क्या है जी, एक्सटेंड भी कर सकता है, तो उसको आप कार्बन की चेन कहेंगे। तो अगर आयुर्वेदिक सिस्टम के तहत इसका नाम लिखने जाएंगे तो अभी तो देखें दोनों तरफ ही एक एक कार्बन है, तो किसी को भी आप बड़ा नहीं और किसी को भी छोटी चेन नहीं कह सकते। तो खैर किसी एक के साथ आप ऑक्सीजन को सिलेक्ट कर लें, तो जिसके साथ आप इसको ऑक्सीजन को सिलेक्ट करेंगे वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा एक कार्बन की वजह से मिथ और ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी, तो एक हो जाएगा मिथ ऑक्सी और दूसरे वाले कार्बन को आप क्या कहेंगे, मीथेन कहेंगे। तो आयुर्वेदिक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है मिथ ऑक्सी मीथेन। और अगर इस कंपाउंड का आप कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो इस ऑक्सीजन को क्या कह देंगे आप, इस ऑक्सीजन की वजह से इसको ईथर कह देंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे भी मिथाइल लगा हुआ है और राइट हैंड साइड पे भी मिथाइल लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा डाई मिथाइल ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर इसका कॉमन नेम है और मिथॉक्सीमीथेन इसका आईयूपीएक सिस्टम के तहत नेम है। तो अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और आईयूपीएक सिस्टम के तहत ईथर के नाम लिखना सीखेंगे। अच्छा जी, रूल 1 क्या कहता है जी? रूल 1 ये कहता है जी कि हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है और ये जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है इसको हमें तलाश करना है ऑक्सी ग्रुप के अतराफ में, यानी या तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके आपको लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी या राइट हैंड साइड पे जाके लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी। ऐसा नहीं करना जी कि ऑक्सीजन को आपने लॉन्ग चेन के अंदर शामिल कर लिया। देखिए लॉन्गेस्ट चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन आना चाहिए, कार्बन के अलावा किसी चीज को भी आप लॉन्ग चेन के अंदर शामिल नहीं करते। तो ये ऑक्सीजन को लॉन्गेस्ट चेन में शामिल नहीं करना है, बल्कि ऑक्सीजन की वजह से अब आपको दो चेन नजर आएंगी, तो या तो लेफ्ट वाली चेन लॉन्गेस्ट होगी या राइट वाली चेन लॉन्गेस्ट होगी। तो पहले तो हमें ये देखना है जी। तो ये रूल उस सूरत में लगता है जी कि जब दोनों ही चेन जो है वो क्या हो जी, अनब्रांच्ड हो। तो अगर अनब्रांच है तो फिर नंबर को देखा जाएगा कि भाई एक तरफ 3 कार्बन की चेन है और एक तरफ 4 कार्बन की चेन है, तो आप ये जानते हैं भाई 4 कार्बन की चेन बड़ी है, इसका मतलब है लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, 4 कार्बन की चेन होगी। लेकिन अगर ऐसा हो जी कि एक तरफ अनब्रांच चेन हो और एक तरफ ब्रांच चेन हो, तो जो ब्रांच चेन है चाहे वो जो अनब्रांच चेन है उससे छोटी ही क्यों ना हो, उसी को लॉन्गेस्ट चेन माना जाता है। इस रूल का बहुत ख्याल रखना है जी। तो मैं इस रूल को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जी। तो अगर लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किस तरह से करना है जी कि ऑक्सीजन के अतराफ में यानी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपको देखना है जी। तो अगर दोनों ही चेन क्या हो जी, आपकी अनब्रांच हो, तो फिर तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे और जिसके अंदर कार्बन ज्यादा होंगे उसको लॉन्ग चेन मान लेंगे और जिसके अंदर कार्बन कम होंगे उसको आप क्या करें, इसको आप जो है ना स्मॉल चेन मान के उसके साथ आप उसके लिए आप अल्कोजी का वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे जी। और अगर एक तरफ ब्रांच चेन हो और दूसरी तरफ आपकी अनब्रांच चेन हो, तो जो आपकी ब्रांच चेन है चाहे वो अनब्रांच चेन से छोटी ही क्यों ना हो, उसी को लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर किया जाएगा। तो इस पे अभी हम बात करते हैं जी। ये एग्जाम्पल 1 अब आपके सामने है और इस रूल को अप्लाई करना है और इस रूल को अप्लाई करके आपको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। अब ये आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है, ठीक है जी। ये ऑक्सीजन एक और बॉन्ड के साथ CH3 से कनेक्ट भी हो सकता था, डायरेक्टली इस तरह से भी कनेक्ट हो सकता है। अगर ये बॉन्ड नहीं लगा हो तब भी ये ईथर कहलाएगा, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो अब आपको दोनों तरफ, आपको लेफ्ट भी एक चेन नजर आ रही है, राइट पे आपको एक कार्बन नजर आ रहा है, दोनों ही अनब्रांच है, इसका मतलब है इसके अंदर 3 कार्बन है, तो इसको आप लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। तो ये आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी है इस वक्त आपने लेफ्ट पर। ये एग्जाम्पल 2 अब आपके सामने है
और आपको राइट पर इथाइल नजर आ रहा है और आपको लेफ्ट पर प्रोपाइल नजर आ रहा है, तो प्रोपाइल के अंदर कार्बन ज्यादा होते हैं, इसलिए लेफ्ट पर आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया है। एग्जाम्पल 3 अब आपके सामने है और अब आप देखिए, अब आपको लेफ्ट पर भी प्रोपाइल नजर आ रहा है और देखिए आपको राइट पर भी प्रोपाइल नजर आ रहा है, लेकिन जो राइट यानी इसका मतलब है दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए। अब ऐसी सूरत में क्या करें, लेकिन आपने क्या देखा जी, लेफ्ट पर जो चेन है वो लॉन्ग चेन है, देख लें यहाँ पे कार्बन 2 है, कार्बन के साथ सॉरी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन इससे डायरेक्टली अटैच है, इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नंबर है वो नंबर 1 है, इसका मतलब ये अनब्रांच चेन है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, तो इसका मतलब है ये चेन क्या कहलाएगी, आपकी ब्रांच चेन कहलाएगी। तो आपने यहाँ पे रूल पढ़ा जी कि लॉन्गेस्ट चेन, अगर आपके पास अनब्रांच चेन और ब्रांच चेन हो तो ब्रांच चेन को ही लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन आपने कंसिडर की है वो राइट वाली चेन को कंसिडर किया है, तो इस रूल का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा जी कि दो तरफ आपकी चेन थी, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन थे, लेकिन ब्रांच वाली को आपने लॉन्गेस्ट चेन का नाम दिया है। एग्जाम्पल 4 अब आपके सामने है और अब अगर आप यहाँ पे देखें जी तो ऑक्सीजन के अराउंड आपको ये तो प्रोपाइल नजर आ रहा है और अगर आप इसको पहचाने तो 4 कार्बन ही आपको टर्ब्यूटाइल नजर आ रहा है। अब देखें आपने लॉन्गेस्ट चेन लेफ्ट वाली माननी है या राइट वाली माननी है। तो यहाँ रूल क्या है जी कि जब अनब्रांच चेन और ब्रांच चेन मौजूद हो तो ब्रांच चेन को आप क्या मानते हैं, लॉन्गेस्ट चेन मानते हैं। तो क्योंकि राइट वाली चेन आपकी ब्रांच है इसलिए आपने इसको लॉन्गेस्ट चेन माना है। अच्छा जी, अब जो सेकेंड रूल है वो ये कहता है जी कि अब आपने नंबरिंग करनी है, तो लॉन्ग चेन को आपको सिलेक्ट करना आ गया, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और खासतौर पे उस वक्त आप ख्याल रखिएगा जी कि जब आपके पास ब्रांच और अनब्रांच चेन दोनों आ जाए तो आपने क्या रूल पढ़ा है जी कि ब्रांच चेन को लॉन्गेस्ट चेन माना जाता है। अच्छा जी, जब आप लॉन्गेस्ट चेन को का सिलेक्शन कर लेते हैं तो आपका अगला काम क्या होता है कि आपको नंबरिंग करनी पड़ती है और नंबरिंग करते वक्त आपको किस बात का ख्याल रखना है, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप है यानी जो आपका ईथर है जी, जिस पे बेस कर रहा है ईथर यानी ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है वो नियरेस्ट कार्बन पे आए, तो ये नंबरिंग करके देखते हैं जी। तो ये पहली एग्जांपल आपके सामने है, लॉन्गेस्ट चेन को आपने सिलेक्ट किया और नंबरिंग करी दी, तो नंबरिंग आपने कहाँ से करी, जहाँ से आपका ऑक्सीजन या ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप करीब पड़े, तो ये तो आपकी सिंपल नंबर 1 हो गई जी। और इसी तरह दूसरी एग्जांपल अब आपने देखी जी, इसके अंदर भी आपने जो नंबरिंग करनी है, लॉन्ग चेन आपने ये सिलेक्ट की है तो नंबरिंग करेंगे इस तरह की जी, ऑक्सीजन ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे पड़ रहा है, तो जब अब ब्रांच चेन होगी तो फिर वो 1 से दूर चला जाएगा, अगर अनब्रांच चेन होगी तो जाहिर सी बात है वो नंबर 1 पे पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये तीसरी एग्जांपल है जी। अब इसके अंदर आपने ब्रांच चेन को क्या किया था जी, लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर किया था, अब जब नंबरिंग करेंगे तो ये 1 पे नहीं आएगा बल्कि ये क्या आएगा जी, 2 पे आएगा। तो सिंपल सा रूल है जी कि अगर आपने अनब्रांच चेन को कंसिडर किया है लॉन्गेस्ट चेन तो ऑक्सीजन जो ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 पे आ जाएगा, और अगर आपने ब्रांच चेन को कंसिडर किया है तो इसका मतलब है जो ऑक्सी ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 पे नहीं आएगा बल्कि किसी और पे आएगा, तो वहां नंबरिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपको। अच्छा जी, ये चौथी एग्जांपल आपने देखी थी और इसके अंदर भी आपने जो ब्रांच चेन है उसको लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर किया था, तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे जो ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 नहीं बल्कि कार्बन नंबर 2 पर आ रहा है। ठीक है जी, तो अब आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना भी सीखा ईथर के अंदर और उसके बाद फिर आपने नंबरिंग करना भी सीख ली, और अब अभी अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि जब आप लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना सीख लेते हैं और जब आप नंबरिंग करना सीख लेते हैं तो अब आपके पास क्या रह जाता है, अब आपके पास नाम लिखना रह जाता है। तो अब आपको नाम लिखना है जी। अच्छा जी, नाम लिखने के लिए क्या करना है जी, तो लॉन्ग चेन तो आप सिलेक्ट कर चुके, अब आपके पास ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जो अल्काइल रेडिकल है, ऑक्सीजन और अल्काइल रेडिकल इन दोनों को आप हाईलाइट करें, और हाईलाइट करके अब आपके लिए इंतहाई आसान काम क्या है जी कि आप इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लें। सिंपल सा तरीका है जी कि अगर आप इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लें तो आपके लिए इंतहाई आसान काम है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट मान के आपको नाम लिखना आते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेना है और सब्स्टिट्यूएंट मानने के बाद अपने दिमाग में इसको बिठा लेना है जी कि इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका नाम अल्क ऑक्सी लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो आपने जब इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया तो सब्स्टिट्यूएंट मानने के बाद इसकी पोजीशन को मेंशन करें और इसका नाम क्या लिख दें, इसका नाम अल्क ऑक्सी लिख दें। इसका ख्याल रखिएगा कि लॉन्ग चेन की बात नहीं हो रही,
लॉन्ग चेन के साथ अब जो ऑक्सीजन के साथ जो दूसरी कार्बन की चेन अटैच है, इस पूरी की पूरी चेन को, ऑक्सीजन के साथ पूरी की पूरी चेन को अब आपने क्या मान लेना है, सब्स्टिट्यूएंट मान लेना है। और सब्स्टिट्यूएंट मानने के बाद इसको अल्कोक्सी का नाम दे देना है, पोजीशन को मेंशन करना है, उसके बाद अल्कोक्सी लिखना है, और अल्कोक्सी लिखने के बाद जो हमने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया था उस लॉन्ग चेन का नाम आप एज अल्केन लिख दें। तो अल्कोक्सी अल्केन ये ईथर का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम होता है जी। तो ईथर जब भी आपको नजर आए, ईथर की पहचान क्या है जी, कि आपको डाइवेलेंट ऑक्सीजन नजर आएगा जो दोनों तरफ कार्बन को या कार्बन की चेन को पकड़े हुए होगा। तो जब भी आपको ईथर नजर आए तो आप अल्कोक्सी एज अ प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ये प्रीफिक्स किसके साथ लगता है, अल्केन के साथ लगता है। तो अल्कोक्सी अल्केन कहलाता है। तो जो लॉन्ग चेन है या जो ब्रांच चेन है उसको अल्कीन का नाम दिया जाता है, और ऑक्सीजन के साथ जो छोटी चेन है या जो अनब्रांच चेन है ऑक्सीजन के साथ मिलाकर इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हुए इसको अल्कोक्सी कह देते हैं। तो इन दोनों को जब मिला देते हैं तो ये ईथर का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम बन जाता है अल्कोक्सी अल्केन। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि अल्कोक्सी के अलावा भी अगर कुछ और रेडिकल्स मौजूद हैं तो फिर आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि तमाम सब्स्टिट्यूएंट को जो नाम उनके लिखे जाते हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का भी आपको यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से ईथर्स के नाम लिखना सीखेंगे हम। ये पहली एग्जांपल अब आपके सामने है। लॉन्ग चेन को आप सिलेक्ट कर चुके हैं और लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करने के बाद आप नंबरिंग भी कर चुके हैं। अब नंबरिंग करने के बाद अब आपके पास क्या बचा है, ऑक्सीजन के साथ मिथाइल को कनेक्ट करें और इसको आप क्या मान लें जी, अल्कोक्सी मान लें। तो क्योंकि मिथाइल है तो इसको क्या कहेंगे, मिथॉक्सी कहेंगे। तो आपने क्या देखा जी, 1 पर मिथऑक्सी लगा हुआ है। 1 पोजीशन मेंशन करना जरूरी नहीं है, अगर आप मेंशन कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। इसको आपने मिथॉक्सी का नाम दिया और ये 3 कार्बन की चेन है तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपेन कहलाएगा। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसके अंदर ईथर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है उसका नाम है मिथऑक्सी प्रोपेन। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है मिथऑक्सी प्रोपेन। और अगर आप इसका नाम कॉमन नेम लिखना चाहें तो देखिए जिसमें मैंने पॉइंटर रखा हुआ है उसको आप ईथर कहेंगे, और राइट पे आपको मिथाइल नजर आ रहा है और लेफ्ट पे आपको प्रोपाइल नजर आ रहा है। तो आईयूपैक सिस्टम के सॉरी कॉमन नेम इसका क्या होगा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो कॉमन नेम है इसका मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत भी आपको नाम लिखना आ गया। और कॉमन नेम तो आपको पता है जी कि इंतहाई आसान है जी, कि आपने सिर्फ और सिर्फ रेडिकल के नाम लिखने हैं और उसके साथ ईथर का वर्ड ऐड कर देना है, तो ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम बन जाएगा। एग्जाम्पल 2 अब आपके सामने है और एग्जाम्पल 2 के अंदर आपने लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लिया है, नंबरिंग कर ली है। अब आपने ऑक्सीजन के साथ इस इथाइल को कंबाइन करना है और इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा इथऑक्सी। तो कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है इथऑक्सी और 3 कार्बन वाली लॉन्ग चेन को आप क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इथऑक्सी प्रोपेन। तो इथऑक्सी प्रोपेन इस कंपाउंड का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो इस ऑक्सीजन को आप ईथर कहेंगे, और इसके राइट पे लगा हुआ है जी इथाइल और इसके लेफ्ट पे लगा हुआ है प्रोपाइल। तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, इथाइल प्रोपाइल ईथर। एग्जाम्पल 3 अब आपके सामने है और एग्जाम्पल 3 के अंदर लॉन्ग चेन जो आपने सिलेक्ट की थी वो आपने सिलेक्ट की थी जी ब्रांच चेन। तो सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन के साथ इस चेन को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। और इस चेन का नाम क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है तो ये क्या होगी जी, प्रोप ऑक्सी। और ये प्रोप ऑक्सी 1 पे नहीं बल्कि कार्बन नंबर 2 पे लगी हुई है, इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 प्रोपॉक्सी लिखना पड़ेगा। और इस लॉन्ग चेन का नाम क्या है जी, 3 कार्बन की वजह से ये प्रोपेन है। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 प्रोपऑक्सी प्रोपेन। ये आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोपाइल नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड पे आपको आइसोप्रोपाइल नजर आ रहा है। तो कॉमन नेम इसका होगा जी आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल ईथर। तो आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल ईथर इस ईथर का कॉमन नेम है। एग्जाम्पल 4 अब आपके सामने है और लॉन्ग चेन जो आपने सिलेक्ट की है वो आपकी ब्रांच 1 है।
आपने ऑक्सीजन के साथ कार्बन को मिला के इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करा है, और सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 2 प्रोप ऑक्सी लगा हुआ है, और सेकंड ही कार्बन पे क्या लगा हुआ है जी, मिथाइल लगा हुआ है। तो आपने 2 मिथाइल लिखा, और लॉन्ग चेन का नाम क्या है जी, लॉन्ग चेन का नाम प्रोपेन है। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत जब आप इसका नाम लिखने जाएंगे तो ये दोनों ही क्या कंसिडर होंगे, सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर होंगे, और इनके नाम आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे, तो क्योंकि मिथाइल पहले आता है और पी प्रोपाइल बाद में लिखा जाएगा। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो 2 मिथाइल 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन इस कंपाउंड का आईयूपैक सिस्टम के तहत नेम है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि अगर ये इथ ऑक्सी होता, देखिए ये प्रोप ऑक्सी प्रोपेन के बिल्कुल पहले होना ये जरूरी नहीं है। जब आपने इसे सब्स्टिट्यूएंट मान लिया तो आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो अगर ये इथ ऑक्सी होता तो इथ ऑक्सी अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले लिखा जाता और फिर मिथाइल लिखा जाता। तो देखिए इस प्रोप ऑक्सी का, इस अल्क ऑक्सी का अल्केन के बिल्कुल बराबर में होना जरूरी नहीं है। जब आपने इसको सब्स्टिट्यूएंट माना है तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम आप पे जो रूल लगता है वो क्या लगता है जी, कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, तो फिर आपको इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, आप इसका कॉमन नेम अगर आप लिखने जाएं तो इस ऑक्सीजन को आप क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोपाइल है और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो टर्ब्यूटाइल है। तो कॉमन नेम इस कंपाउंड का क्या होगा जी, प्रोपाइल टर्ब्यूटाइल ईथर। अच्छा जी, नया रूल पढ़ने जा रहे हैं, और जो नया रूल है वो ये है जी कि अगर एक से ज्यादा ऑक्सी ग्रुप लगे हों तो फिर आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि अगर 2 लगे हों तो डाई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और 3 लगे हों तो ट्राई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और 4 लगे हों तो टेट्रा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं और अब आप इसको यूज करेंगे जी। तो ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और एग्जाम्पल में आपको लॉन्ग चेन वाजे नजर आ रही है जी। एक से ज्यादा जब अल्कोक्सी ग्रुप आ जाएंगे तो वैसे ही आपकी लॉन्ग चेन बिल्कुल आपको वाजे हो जाएगी। तो जो आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट की है उसके अंदर आपको 5 कार्बन नजर आ रहे हैं, और लॉन्ग चेन इस तरह से सिलेक्ट करनी है जी कि ये मिथॉक्सी ग्रुप करीब पड़े हैं, तो आप चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, ये दोनों ही सेकंड पोजीशन पे पड़ रहे हैं, दोनों तरफ से नंबरिंग करना सही है। तो सेकंड पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, इसी तरह थर्ड पोजीशन पे भी मिथॉक्सी लगा हुआ है, इसी तरह फोर्थ पोजीशन पे भी मिथॉक्सी लगा हुआ है। तो आप और लॉन्ग चेन का नाम क्या है जी, पेंटेन है। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2,3,4, 3 की वजह से आप ट्राई कहेंगे, ट्राई मिथ ऑक्सी पेंटेन। तो 2,3,4 ट्राई मिथ ऑक्सी पेंटेन ये इस कंपाउंड का आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 अब आपके सामने है। लॉन्ग चेन को आपने सिलेक्ट किया, इस लॉन्ग चेन के अंदर भी आपके कितने कार्बन है जी, 5 कार्बन है। और देखिए अब आप नंबरिंग अगर राइट से करेंगे तो मिथ ऑक्सी करीब पड़ रहा है, नंबरिंग अगर आप लेफ्ट से करेंगे तो इथ ऑक्सी करीब पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे फिर वही रूल लग जाएगा जी कि आप प्रेफरेंस किसको देंगे, कि जहां पर छोटा रेडिकल मौजूद हो। तो इसलिए आपने जहाँ पे गिनती करी है वो लेफ्ट की बजाय राइट से की है। अगर आप लेफ्ट से गिनती करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। तो इस बात का जो रूल आपने इससे पहले पढ़ेंगे उन तमाम रूल्स का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो सेकंड पोजीशन में मिथॉक्सी लगा हुआ है, और थर्ड पोजीशन पे भी मिथॉक्सी लगा हुआ है, और फोर्थ पोजीशन पे इथॉक्सी लगा हुआ है, और लॉन्ग चेन का नाम क्या है जी, पेंटेन है। इनको मिलाना है और अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर मिलाना है। तो पहले इथॉक्सी आएगा, तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 4 इथॉक्सी, और मिथाइल क्योंकि 2 हैं तो आप लिखेंगे 2,3 डाई मिथॉक्सी और पेंटीन। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम है 4 इथॉक्सी 2,3 डाई मिथॉक्सी पेंटीन। अच्छा जी, तो आपने ईथर्स के आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना सीखे, और इस बात का ख्याल रखिएगा कि इन ईथर्स के साथ आपका हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी आ सकता था, हेलो ग्रुप भी आ सकता है, और एल्डिहाइड कीटोन की तमाम फंक्शनैलिटी आ सकती हैं। लेकिन देखिए इसका नाम लिखना इंतहाई आसान है, और चाहे आपका पास कितना ही कॉम्प्लेक्स हो जाए और कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर क्यों नहीं आ जाए, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अल्कोक्सी को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान लेना है। और जब आप इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे तो आपके लिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यानी ईथर्स का नाम लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो जो रूल्स पढ़े हैं उनको हम समराइज करने जा रहे हैं। पहला रूल क्या है जी कि आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को जो सिलेक्ट करना है, ऑक्सीजन के अराउंड सिलेक्ट करना है, वो इस तरह से सिलेक्ट करना है जी कि अगर आपकी दोनों ही चेन अनब्रांच्ड हो तो जिसके अंदर कार्बन ज्यादा है उसको लॉन्गेस्ट चेन माना जाएगा। लेकिन अगर एक तरफ ब्रांच चेन हो और एक तरफ अनब्रांच चेन हो तो ब्रांच चेन को लॉन्गेस्ट चेन मान लिया जाएगा, चाहे उसके अंदर कार्बन कमी क्यों ना हो।
दूसरा रूल आपने क्या पढ़ा जी कि नंबरिंग इस तरह से करनी है जी कि ऑक्सी ग्रुप नियरेस्ट कार्बन पे पड़े। तो अगर आपने अनब्रांच चेन को सिलेक्ट किया है तो फिर ऑक्सी ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ब्रांच चेन को सिलेक्ट किया है तो फिर वो कार्बन नंबर 1 पे नहीं बल्कि किसी और कार्बन पे पड़ेगा। तीसरा काम आपने क्या करना है जी कि जिसको आपने लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद जो कुछ बचा है तो ऑक्सीजन के साथ आप कार्बन की चेन को मिलाएं और उसको आप अल्क ऑक्सी का नाम दे दें और पोजीशन को मेंशन करते हुए अल्क ऑक्सी को आप प्रीफिक्स के तौर पर लिखें, किससे पहले, अल्केन से पहले। इन दोनों को अगर आप मिला दें तो ये आपका ईथर का नाम बन जाता है जो कहलाता है अल्क ऑक्सी अल्केन। और चौथा रूल आपने ये पढ़ा जी कि अगर एक से ज्यादा ऑक्सी ग्रुप लगे हुए हों तो 2 लगे हों तो डाई, 3 लगे हों तो ट्राई, 4 लगे हों तो टेट्रा और 5 लगे हों तो पेंटा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और जो बाकी रूल्स हैं जी वो आपके सेम है जी कि अगर इसके अंदर हेलो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो या जो अगर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, इसी के साथ एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो जो रूल्स आपने पहले पढ़े हैं वो तमाम रूल्स ही अप्लाई होंगे। और अल्क ऑक्सी जो आपका ईथर जो है जिसकी वजह से इसको आप ईथर कह रहे हैं तो अल्कोक्सी को आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे और जिस तरह से आप सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखते हैं उसी तरह से आप इनके नाम लिखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा भाई अगर अगर दीगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो ओ आर को आप सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और प्रियोरिटी ऑर्डर जो आपने पढ़ा है उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो प्रियोरिटी ऑर्डर एक बार हम देख लेते हैं जी कि ईथर्स प्रियोरिटी ऑर्डर में कहाँ आ रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही की है जो रहेगी। उसके बाद आपकी एल्डिहाइडिक की प्रियोरिटी है, उसके बाद आपकी कीटोनिक प्रियोरिटी है, उसके बाद आपका अल्कोहल है और अल्कोहल के बाद फिर आपका ईथर आता है जी। तो इस प्रियोरिटी को आपने ख्याल रखना है जी। तो अगर ईथर OH भी होगा और ईथर भी होगा तो नंबरिंग की प्रियोरिटी और नाम की प्रियोरिटी भी किसकी होगी जी, अल्कोहल ही की होगी। और इसकी जो प्रियोरिटी है वो डबल बॉन्ड से ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है। उसके बाद आपके हेलो ग्रुप आते हैं, उसके बाद सबसे आखिर में आपके अल्काइल रेडिकल आते हैं। तो अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जी कि जो प्रियोरिटी ऑर्डर है उस प्रियोरिटी ऑर्डर के अंदर जो आपका ईथर है वो टॉप मोस्ट प्रियोरिटी पे नहीं है बल्कि जिसकी प्रियोरिटी है वो हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप से कम है। वैसे इस बात का ख्याल रखिएगा इम्तिहान के अंदर इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। आईयूपैक सिस्टम के तहत ईथर्स के नाम लिखना आपने सीखे और आईयूपैक सिस्टम के तहत भी नाम लिखना सीखा और आपने कॉमन नाम नेम्स भी लिखना सीखे। अब हम लिंकेज से रिलेटेड दूसरे फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे और ये कहलाता है एस्टर। तो एक्स्टर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसे देखते हैं जी। तो पहले तो हम ये देखेंगे किस किस्म का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये भी वही फंक्शनल ग्रुप है कि जो लिंकेज कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप है क्या जी, ये आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप कहलाता है और इसकी खास बात क्या है कि जी ये बाई फंक्शनल होता है। बाई फंक्शनल इसलिए कह रहा हूँ कि ये दो फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल होता है, लेकिन खैर इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएं तो फिर वो एक नया फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। तो इसके अंदर जो दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके अंदर एक तो कार्बोनाइल कार्बन है जिसपे मैंने पॉइंटर रखा हुआ है, यानी कार्बन हैज अ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो ये तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। और उसके बाद जो आपका ऑक्सीजन नजर आ रहा है ये वही है जो अभी आपने ईथर के अंदर पढ़ा, यानी ये ऑक्सी फंक्शनल ग्रुप है। अगर आपको याद हो और जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था तो उसको भी मैंने बाय फंक्शनल करा था और वहां पे मैंने दो फंक्शनल ग्रुप का निशानदेही की थी, एक कार्बोनाइल कार्बन और दूसरा हाइड्रो ऑक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो एस्टर है बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, यानी जो COOH था अब वो H हट गया और उस H की बजाय अब यहाँ पे दूसरी तरफ भी कार्बन या कार्बन की चेन आ गई। तो ये भी क्या कहलाता है, ये भी लिंकेज कहलाती है। तो यहाँ अब आपके पास दो चेन्स हैं, एक तो वो चेन है कि जिसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है और दूसरी वो चेन है जो कि ऑक्सीजन के साथ मुंसलिक है। तो यहाँ पर भी ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, लिंकेज कहलाएगा जी, क्योंकि आप लॉन्ग चेन को मुकम्मल तौर पर सिलेक्ट नहीं कर सकते। और उसकी वजह क्या है जी कि ये वाला जो ऑक्सी वाला जो ऑक्सीजन है ये कहाँ आ जाएगा, ये चेन के बीच में आ जाएगा। और इस बात का ख्याल रखिए जी कि लॉन्ग चेन का जो सिलेक्शन होता है उसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स क्या होने चाहिए जी, कार्बन होने चाहिए। तो इसलिए जो लॉन्ग चेन है वो स्प्लिट हो जाती है, दो चेन्स के अंदर टूट जाती है। तो इसलिए आप इनको क्या कहते हैं जी, लिंकेजेस कहते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपके सामने है जिसको आप एस्टर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं जी।
अगर आप आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम इसका लिखें जी, तो इसका नाम है अल्काइल अल्केनोएट। तो आपने क्या करना है जी, अल्काइल लिखना है जी, और उसके बाद आप अल्केनोएट लगा दें। जो इजाफा हुआ है वो तो OATE का आपको नजर आ रहा है, जो सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है अल्केन के साथ। तो अल्काइल के साथ अगर आप अल्केनोएट लगा दें तो ये बन जाता है अल्काइल अल्केनोएट। तो अल्काइल अल्केनोएट इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। ये अभी जब एग्जाम्पल आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा कि किसको अल्काइल कहते हैं और किसको अल्केनोएट कहते हैं जी। जो कॉमन नेम है जी, कॉमन नेम इसको लिखने का तरीका है जी कि आप इसको अल्काइल एस्टर लिखें जी। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि जो इसके कॉमन नेम लिखने का तरीका है ये वही तरीका है कि जो आपने एल्डिहाइड के अंदर सीखा, और जो आपने फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सीखा, और उसके बाद फिर आपने आज एस्टर के अंदर सीख रहे हैं जी। जो आपने काउंटिंग सीखी थी, फॉर्म, और उसके बाद एसिड, उसके बाद प्रोपायोन, उसके बाद ब्यूटायर, और उसके बाद फिर वेलर, और फिर कैप्रो, तो वो यहाँ पे काउंटिंग इस्तेमाल हो जाएगी कॉमन नेम के अंदर। अच्छा जी, और जनरल इसका फार्मूला है जी, क्या है जनरल फार्मूला इसका है जी, आर यानी कार्बोनाइल कार्बन अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ तो कार्बन की चेन है, ठीक है जी। तो ये तो वो चेन है कि जिसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन भी आ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ OR लगा हुआ है जी। तो ऑक्सीजन के साथ दूसरी कार्बन की चेन मुंसलिक है, तो दो कार्बन की चेन्स को इस ऑक्सीजन ने क्या कर दिया है जी, तोड़ दिया है। तो एक ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल कार्बन पे बेस करती हुई पूरी कार्बन की चेन है, और दूसरा जो कार्बन की चेन है वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है जी। तो ये आपका क्या कहलाता है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ये मिसाल अब आपके सामने है, और आपको ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप नजर आ गया होगा जी। और इसकी खास पहचान क्या है जी, कार्बोनाइल कार्बन और O हो, यानी कहीं आपको COO लिखा नजर आए तो ये आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी कार्बन की चेन हो और राइट हैंड साइड पे भी कार्बन की चेन हो, तो ये आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अच्छा जी, अब आप इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम किस तरह से लिखते हैं जी, तो देखिए इसकी चेन को जो सिलेक्ट करना है वो बड़ा सिंपल सा तरीका है जी। अब आपको यहाँ पे वाजे तौर पर नजर आ रहा है जी कि एक चेन तो कार्बोनाइल कार्बन के साथ सिलेक्ट होगी, तो एक चेन तो कार्बोनाइल कार्बन के साथ सिलेक्ट हो गई जी, और जो दूसरी चेन सिलेक्ट होगी वो किसके साथ सिलेक्ट होगी, वो इस ऑक्सीजन के साथ सिलेक्ट होगी। तो जो चेन कार्बोनाइल कार्बन के साथ सिलेक्ट होगी उसके नाम के साथ अल्केनोएट लगाया जाएगा, और जो ऑक्सीजन से बराह रास्त मुंसलिक होगी बगैर कार्बोनाइल कार्बन के, उसके नाम के साथ अल्काइल लगाया जाएगा। तो सिंपल सा है जी। अब आपने बस इसको किस तरह से लॉन्ग चेन की सिलेक्शन करनी है जी, आपने लॉन्ग चेन की सिलेक्शन इस तरह से करनी है कि एक लॉन्ग आपने चेन इस तरह से सिलेक्ट करनी है जी कि उसके साथ कार्बोनाइल कार्बन आ जाए, और दूसरी आपको खुद ब खुद वाजे हो जाएगी। तो जिसके साथ कार्बोनाइल कार्बन आ जाएगा उसके अंदर आप उसके कार्बनों को गिने, और उसके बाद उसका नाम अल्केनोएट लिख दें, और जिसके जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है विदाउट कार्बोनाइल कार्बन, तो उसको आप अल्काइल का नाम देंगे। तो इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम लिखें तो ये आपको एक कार्बन नजर आ रहा है, तो ये कहलाएगा मीथाइल, और ये आपको दो कार्बन नजर आ रहे हैं और कार्बोनाइल कार्बन भी इसके अंदर शामिल है, तो ये कहलाएगा इथानोएट। तो इस कंपाउंड का आईयूपैक सिस्टम के तहत जो नाम है वो है मीथाइल इथानोएच। और अगर आप इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखें तो ये तो मिथाइल उसी तरह लिखा जाएगा, और दो कार्बन को आप क्या कहते हैं, एसीटेट कहते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है मिथाइल एसीटेट। ये वही काउंटिंग है जो आपने एल्डिहाइड के अंदर और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पढ़ी है। अच्छा, अब हम रूल्स पढ़ने जाएंगे, और रूल्स पढ़ने के बाद फिर हम एस्टर के नाम लिखना सीखेंगे जी। तो जो रूल 1 है वो रूल 1 ये कहता है जी कि चेन को जो सिलेक्ट करना है जी, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर अब हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है जी कि यहाँ पे हमें नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। तो आपने जो चेन सेलेक्ट करनी है जी, अब लॉन्ग चेन आपको सिलेक्ट नहीं करनी, बल्कि आपने एक ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जी कि जिसके अंदर एस्टर ग्रुप शामिल हो। और एस्टर ग्रुप शामिल होने का तरीका क्या है जी कि कार्बोनाइल कार्बन लॉन्ग चेन के अंदर शामिल हो। कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक और जो ऑक्सीजन होगा वो भी आपने शामिल करना पड़ेगा, तभी जाके ये एस्टर ग्रुप बनेगा, क्योंकि एस्टर ग्रुप के अंदर कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक और ऑक्सीजन भी शामिल होता है जी। तो जो चेन आपने सिलेक्ट करनी है वो इस तरह से सिलेक्ट करनी है जी कि कार्बोनाइल कार्बन उस चेन के अंदर आए,
और ये जो चेन सिलेक्ट कर रहे हैं इसकी वजह नंबरिंग करना नहीं है, बल्कि इसकी वजह ये है जी कि उस चेन को हम अल्केनोएट का नाम दे सकें जी, ताकि हमें एस्टर का नाम लिखना आसान हो जाए, हम पर अल्काइल और अल्केनोएट वाजे हो जाए। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं तो ये बात आपको समझ में आएगी जी। तो ये पहली एग्जाम्पल अब आपके सामने है। तो लॉन्ग चेन आपने इस तरह से सिलेक्ट करनी है, तो चेन आपने इस तरह से सिलेक्ट करनी है जी कि कार्बोनाइल कार्बन ये चेन के अंदर आ जाए। तो आपने जो चेन सिलेक्ट की है वो ये सिलेक्ट की है, और इस चेन के अंदर अब आप एस्टर ग्रुप आपका इस चेन के अंदर आ गया। तो कार्बोनाइल कार्बन अब आप देखें ये आपकी चेन के अंदर है, और ये चेन ऐसी है जी कि ये कार्बोनाइल कार्बन ये बाकी तमाम कार्बन से बराह रास्त मुंसलिक है। अच्छा जी, ये दूसरी एग्जाम्पल अब आपके सामने है। अब आपने लॉन्ग चेन किस तरह से सिलेक्ट करनी है, जो चेन सिलेक्ट करनी है वो इस तरह से करनी है जी कि कार्बोनाइल कार्बन ये चेन के अंदर आए, और उसी के साथ ये अगर उसी से अभी ऑक्सीजन भी आ जाए ताकि एस्टर फंक्शनल ग्रुप हो जाए। तो लॉन्ग चेन और जो आपने चेन सिलेक्ट की है और वो आपने इस तरह से की है जी कि कार्बोनाइल कार्बन ये चेन के अंदर आया है, और सिर्फ आपका ये रेडिकल बच गया है चेन के बाहर। यहाँ जो आपने चेन सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे अब आपको ब्रांच वगैरह नहीं देखना, आपने ये देखना है जी कि कार्बोनाइल कार्बन किस कार्बन के साथ या किस चेन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो आपने क्या देखा जी कि कार्बोनाइल कार्बन ये लेफ्ट वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो आपकी जो लॉन्ग चेन की सिलेक्शन होगी वो इस कार्बोनाइल कार्बन को शामिल करते हुए होगी। ये चौथी एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और यहाँ पे फिर आपको ब्रांच चेन नजर आ रही है, लेकिन जो आपकी सिलेक्शन है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है उसको कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच है उसको आपने एज अ चेन सिलेक्ट करना है। और ये जो सिलेक्शन आपने की है, इस सिलेक्शन को करने की वजह क्या है जी कि आप इस सिलेक्शन का नाम आप अल्केनोएट के तौर पर लिखेंगे। तो कोई नंबरिंग अब आपको नहीं करनी, आपने सिलेक्शन कर ली, जो सिलेक्शन से बाहर बचा उसका नाम लिखा जाएगा अल्काइल, और जो आपने सिलेक्ट किया है कि जिसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन शामिल है और उसके अंदर आपने एक ऑक्सीजन को ऑक्सी वाले ऑक्सीजन को भी अंदर ले लिया है सिलेक्शन के वक्त, तो उसका नाम अल्केनोएट लिखा जाएगा जी। तो अब आपके पास नाम लिखने का रूल आ गया जी कि आपके पास जो आर बचा है जो कि ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है उसको आप अल्काइल लिख दें, और जिसको आपने सिलेक्ट किया है कि जिसके अंदर एस्टर ग्रुप आ रहा है यानी कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन आ रहा है, वहां कार्बोनाइल कार्बन से गिनती करें, ऑक्सीजन को वो गिनती में शामिल मत कीजिएगा, वहां कार्बोनाइल कार्बन से गिनती करें और जितने भी कार्बन आ जाए उसका नाम आप अल्केनोएट लिख दें। अल्काइल को पहले लिखा जाएगा, अल्केनोएट को बाद में लिखा जाएगा, और ये आपका आईयूपैक सिस्टम के तहत एस्टर का नाम बन जाएगा। तो एस्टर ग्रुप अगर आपको कहीं पे भी नजर आए तो इसकी पहचान क्या है जी कि COO लिखा होगा और दोनों तरफ कार्बन या कार्बन की चेन होगी, या कार्बोनाइल कार्बन बना होगा और उसके एक तरफ एक और ऑक्सीजन लगा होगा, यानी ऑक्सीजन की कुल तादाद कितनी होगी, ये 2 होगी जी। तो कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन लगा होगा और उसके दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका एस्टर ग्रुप कहलाता है, और ये भी आपके लिंकेज कहलाती है जी। तो जब भी आपको लिंकेज नजर आएगी और एस्टर की फॉर्म में नजर आएगी तो आप O8 आधा सब्स इस्तेमाल करेंगे, और किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, अल्केन के साथ इस्तेमाल करेंगे, और इसका नाम बन जाएगा जी अल्काइल अल्केनोएट। तो कार्बोनाइल कार्बन के साथ जिस चेन को सिलेक्ट किया था आपने उसका नाम आप अल्केनोएट लिखेंगे, और जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच जो आपका कार्बन या अल्काइल रेडिकल बचा उसका नाम अल्काइल लिखा जाएगा। तो एस्टर का जो आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है वो है जी अल्काइल अल्केनोएट। एग्जाम्पल अब आपके सामने है और आपने ये सिलेक्शन किया था, तो अब यहाँ पे क्या बचा है जी, एक ही कार्बन वाला रेडिकल बचा है, तो इसको आप क्या कहेंगे जी, मिथाइल कहेंगे। और यहाँ पे अब आप कार्बन गिन लें, कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन को मत गिनिएगा जी, तो कार्बन को गिने, कार्बोनाइल कार्बन आपका पहला कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोपेनोएट कहेंगे। अब आप इन दोनों को मिला दीजिए, तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का जो नाम है वो है जी मिथाइल प्रोपेनोएट। तो मिथाइल प्रोपेनोएट इस कंपाउंड का जिसके अंदर एस्टर फंक्शनल ग्रुप शामिल है, ये इस कंपाउंड का नाम है। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखने चाहें तो इसका नाम तो आप मिथाइल लिखेंगे, और प्रोपेन को क्या कहते हैं, प्रोपायोन कहते हैं, तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल प्रोपायोनेट। तो स्पेलिंग में फर्क है, इसका ख्याल रखिएगा। तो मिथाइल प्रोपानोएट इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है और इसका कॉमन नेम है मिथाइल प्रोपायोनेट। एग्जाम्पल 2 आपके सामने है।
और सिलेक्शन आपने कर लिया था, इस तरह के कार्बोनाइल कार्बन आपका चेन के अंदर आए। तो अब आपके पास क्या बचा है, ऑक्सीजन से जो डायरेक्टली अटैच है वो अब आपका इथाइल रेडिकल है जी। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे इथाइल, और 3 कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपेनोएट कहलाएगा। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इथाइल प्रोपेनोएट। तो इथाइल प्रोपेनोएट इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखने जाएंगे तो आप लिखेंगे इथाइल प्रोपायोनेट। इथाइल प्रोपायोनेट इसका कॉमन नेम है, सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है। एग्जाम्पल 3 अब आपके सामने है, और आपने कार्बोनाइल कार्बन के साथ इसको आपने सिलेक्ट किया था ताकि आप इसको अल्केनोइड का नाम दे सकें। जो बचा है अब आप उसको हाईलाइट कर लें, और अब आपको ये वाजे तौर पर नजर आ रहा है जी कि ये प्रोपाइल एन नहीं है बल्कि ये आइसोप्रोपाइल है। तो आपने लिखा आइसोप्रोपाइल, और इसका नाम 2 कार्बन की वजह आप इसको कहेंगे इथेनोएट कहेंगे। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इन दोनों नाम को आप कंबाइन करें, आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल इथेनोएट। तो आइसोप्रोपाइल इथेनोएट इसका नाम है आईयूपैक सिस्टम के तहत। और आप ये जानते हैं 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, एसीटेट कहते हैं। तो आइसोप्रोपाइल एसीटेट इसका कॉमन नेम है। चौथी एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और आपने कार्बोनाइल कार्बन की बेस पर इसको आपने सिलेक्ट किया था ताकि आप इसका नाम अल्केनोएट के तौर पर लिख सकें। तो जो कुछ बचा है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है वो अब आपको 4 कार्बन वाला रेडिकल नजर आ रहा है, और ये टर्ब्यूटाइल रेडिकल है जी। तो आप लिखेंगे जी टर्ब्यूटाइल, और ये 3 कार्बन वाला एस्टर है तो क्या कहलाएगा, ये प्रोपेनोएट कहलाएगा। इन दोनों को मिला दीजिए तो ये बन जाएगा टर्ब्यूटाइल प्रोपेनोएट, और प्रोपेनोएट को क्या कहते हैं, प्रोपायोनेट कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम टर्ब्यूटाइल प्रोपायोनेट। तो आपने एस्टर के नाम लिखना सीखे, और इंतहाई आसान आपको लगे होंगे यकीनन ये। तो आपने क्या करना है जी, इन रूल्स को हम समराइज कर रहे हैं। ये इम्तिहान में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो भी जाता है जी तो आप इसके नाम लिख सकते हैं। वैसे आपका एस्टर, तो आपने एस्टर्स के आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना सीखे, और आईयूपैक सिस्टम के तहत आपने इसके जो नाम लिखना सीखे हैं वो इंतहाई आसान है। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि जिस तरह से आपके बाकी फंक्शनल ग्रुप में बाय फंक्शनैलिटी आती है, तो एस्टर के अंदर उमूमन ये बाय फंक्शनैलिटी अवॉइड की जाती है। तो आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप इसकी अलग से प्रैक्टिस करें जी, और इसी फंक्शनल ग्रुप की आप प्रैक्टिस करें जिस तरह से आपको कराई गई है उस तरह से आप इसका नाम लिखना सीखें, और इम्तिहान में भी आपका जो आएगा वो इस तरह से आता है जी। अच्छा जी, इसके रूल्स को हम एक बार फिर समराइज कर लेते हैं। और रूल्स आपने क्या पढ़े जी, कि आपने जो सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन इसलिए से करनी, इस वजह से करनी है ताकि आपको आसानी हो जाए, आपको नंबरिंग करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़नी जी। तो सिलेक्शन करना है एस्टर ग्रुप का, यानी कार्बोनाइल कार्बन को आप सिलेक्ट करें जी, चेन को इस तरह से सिलेक्ट करें कि कार्बोनाइल कार्बन उसके अंदर आ जाए, ऑक्सीजन को जो बचता है वो भी इसको चेन के अंदर ले लें ताकि आप इसका नाम अल्केनोएट लिख सकें। अब जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है उसको आप अल्काइल ग्रुप माने, और उसका नाम आप अल्काइल लिख दें, और उसके साथ अल्केनोएट को शामिल कर दें जी। तो ये आपका आईयूपैक सिस्टम के तहत एस्टर का नाम बन जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर आपने ईथर्स को और एस्टर्स को पढ़ा, और अब हम एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको ईथर्स और एस्टर्स के नाम लिखने पर मजीद कमांड हासिल हो जाए। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा जी कि आप मेरे जवाब से पहले अपना जवाब लिखने की कोशिश करें, और मेरे जवाब से अपने जवाब को टैली करें। क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके सामने है, और आपकी किताब ही का सवाल है जी, और पहले सवाल को करने जा रहे हैं जी। और इस कार्बन को हमें ओपन करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, तो 3 तरफ मुझे इस पे एक मिथाइल ग्रुप लगाने हैं। तो एक मैं लगाऊंगा लेफ्ट पे, और एक ऊपर और एक नीचे लगाऊंगा। तो इसको ओपन करके मैंने लिखा जी, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। और अब आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, और ईथर्स में आप जानते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट होती है वो ब्रांच चेन सिलेक्ट होती है। तो ये हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया और इस पर नंबरिंग कर दी। अब आपको नजर आ रहा है जी कि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, और सेकंड ही पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, और लॉन्ग चेन का नाम जी प्रोपेन है। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा जी, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे जी। तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने है, और ये भी आपकी किताब का सवाल है। और देखें अब आपको CH3 2 नजर आ रहे हैं, तो एक तो आप ऊपर या नीचे लिख दें, और दूसरा आप कहाँ पे लिख दें, राइट पे लिखें जी। तो ये मैंने इसको खोल के लिख दिया
लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, वो जो कि ब्रांच हो, तो ये चेन आपकी लॉन्गेस्ट सिलेक्ट होगी, नंबरिंग आपने कर दी थी। तो सेकंड पोजीशन पे आपको नजर आ रहा है जी क्या जी, इथाइल लगा हुआ नजर आ रहा है, तो आपने लिखा जी 2 इथऑक्सी, ऑक्सीजन के साथ मिला के लिखेंगे तो आप इसको इथऑक्सी लिखेंगे, तो आपने इसको लिखा 2 इथऑक्सी, और इस चेन का नाम क्या है जी, प्रोपेन। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 इथऑक्सी प्रोपेन। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस ईथर का नाम क्या है, 2 इथऑक्सी प्रोपेन। ये क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है, आपकी किताब का सवाल है, ये आपके सामने मैंने इसको ओपन करके लिखा, दोनों तरफ ही आपको अनब्रांच चेन नजर आ रही है। तो लॉन्ग चेन के अंदर 3 कार्बन है और 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी लगा हुआ है, और लॉन्ग चेन का नाम क्या है जी, प्रोपेन। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है मिथॉक्सी प्रोपेन। तो मिथॉक्सी प्रोपेन आईयूपैक सिस्टम के तहत इस ईथर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है और इस सवाल को हम करने जा रहे हैं। अब आपको देखिए इस कार्बन के साथ फिर मिथाइल ग्रुप 3 नजर आ रहे हैं, तो एक ऊपर बनाइए, एक नीचे बनाइए, और एक आप कहाँ पे बनाइए, लेफ्ट हैंड साइड पे बनाइए। तो ये अब आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब आप देखिए ये टरब्यूटाइल है और ये ब्यूटाइल है, तो चेन वो सिलेक्ट की जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन उसको माना जाएगा जो कि ब्रांच होगी, तो इसको आपको लॉन्ग मानना है। वो अलग बात है कि इसके अंदर 3 कार्बन आ रहे हैं और इसके अंदर 4 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन ब्रांच ही को आप मेन चेन मानते हुए उसी पे आप नंबरिंग करते हैं जी। तो हमने इसको मेन भी माना और इस पे नंबरिंग भी कर ली। अब आपको इसके लेफ्ट पर मिथाइल नजर आ रहा है, तो आपने लिखा 2 मिथाइल, और इसके राइट पर आपको नजर आ रहा है, सेकंड पोजीशन के साथ आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा, ये है 2 ब्यूट ऑक्सी, और इस 3 कार्बन की वजह से इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। अब आप आईयूपैक सिस्टम के तहत इसका नाम लिखने जा रहे हैं और दोनों को आपने सब्स्टिट्यूएंट मानना है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ेगा। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम होगा 2 ब्यूट ऑक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये बात वाजे हो गई होगी कि ब्यूट ऑक्सी को प्रोपेन के बिल्कुल बराबर में लिखना जरूरी नहीं है, जब सब्स्टिट्यूएंट माना है तो इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना जरूरी है। तो इस ईथर का नाम 2 ब्यूटॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन है। अच्छा जी, अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब आपके सामने या तो आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम आएगा ईथर का, या कॉमन नाम आएगा ईथर का, और उसकी मदद से हमें स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। किताब के आपके सवाल है और लिखा हुआ है जी डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। तो आपने क्या किया है जी कि ब्रांच 3 कार्बन को ब्रांच की फॉर्म में आपने लिखा है जी, और ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर दिया है, और उसके बाद कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दिया है जी। तो ये आपका डाई आइसोप्रोपाइल ईथर है। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने और आपने बनाना है जी इथाइल टरब्यूटाइल ईथर। तो सिंपल सा तरीका है जी कि पहले आप ऑक्सीजन ड्रॉ करें और ऑक्सीजन के दोनों तरफ आप बॉन्ड को शो करें, एक तरफ इथाइल लगा दें, एक तरफ टरब्यूटाइल लगा दें, तो ये आपका बन जाएगा इथाइल टरब्यूटाइल ईथर। तो ये आपने ऑक्सीजन को ड्रॉ किया डाइवेलेंट को, एक तरफ आपने इथाइल लगाया है और दूसरी तरफ आपने क्या लगाया जी, टरब्यूटाइल लगाया है। तो दिस इज इथाइल टरब्यूटाइल ईथर। ये तीसरा क्वेश्चन अब आपके सामने है और आपने बनाना है आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो इसमें भी वही तरीका है जी कि आप ऑक्सीजन को ड्रॉ करें डाइवेलेंट और एक तरफ मिथाइल लगा दें और एक तरफ आप आइसोब्यूटाइल लगा दें। तो आइसोब्यूटाइल मिथाइल टरब्यूटाइल ये अब आपको बनाने आने चाहिए जी। तो आपने ऑक्सीजन लगाया और एक तरफ मिथाइल लगाया और दूसरी तरफ आपने आइसोब्यूटाइल लगाया है, यानी आपने 3 कार्बन ड्रॉ करे और 3 कार्बन ड्रॉ करने के बाद दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या कहलाता है, आइसोब्यूटाइल कहलाता है। तो आइसोब्यूटाइल का आपने बहुत ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है 2 मिथॉक्सीहेक्सेन। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत अगर आपको नाम लिख के दिया गया हो तो फिर तो आपके लिए स्ट्रक्चर बनाना इंतहाई आसान होता है। आप 6 कार्बन ड्रॉ करें और 6 कार्बन ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट से या राइट से गिनती करें और सेकंड कार्बन पे आप मिथॉक्सी लगा दें जी, और तमाम के तमाम कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दें, तो ये आपका बन जाएगा 2 मिथॉक्सीहेक्सेन। तो ये आपके सामने है। तो 6 कार्बन को ड्रॉ किया, लेफ्ट से गिनती स्टार्ट की और लेफ्ट के बाद जो सेकंड कार्बन था उस पर मिथॉक्सी लगा दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और अब आपने बनाना है 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है जी, क्योंकि ये आईयूपैक सिस्टम के तहत आपको नाम दिया गया है। तो पहले ब्यूटेन बनाने के लिए 4 कार्बन को ड्रॉ कीजिए, लेफ्ट से या राइट से जहां से आपका दिल चाहे वहां से आप गिनती कीजिए। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगाइए और सेकंड पोजीशन पर ही मिथॉक्सी लगा दीजिए और कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर है आपका इस कंपाउंड का जिसका नाम 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन है। तो 4 कार्बन आपने बनाए, इसलिए आप इसको ब्यूटेन कह रहे हैं, और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल भी लगा हुआ है और सेकंड पोजीशन पे मिथॉक्सी भी लगा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और आपने बनाना है 3 इथऑक्सी हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब आपने 7 कार्बन को ड्रॉ करना है और लेफ्ट से या राइट से गिनती करके थर्ड कार्बन पे आप क्या लगा दें, इथऑक्सी लगा दें। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर अब आपके सामने है। ये 7 कार्बन हमने ड्रॉ किए और थर्ड कार्बन पे इथऑक्सी लगाया और तमाम कार्बन की वैलेंसियों को पूरा कर दिया। अब हम एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप है, अब हम उसके आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना सीखेंगे। आपकी किताब की सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके सामने है। एस्टर ग्रुप को पहचानने का तरीका क्या है जी, कि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लगे होंगे। ठीक है जी, तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लगे हो यानी COO लगाओ, या कार्बोनाइल कार्बन के बराबर में ऑक्सीजन लगा हुआ हो तो ये आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप कहलाता है जी। तो इसको अब हम इसका नाम लिखने जा रहे हैं। इसको हमने ड्रॉ करके लिखा, आप COO करके लिख लें या आप इसको कार्बोनाइल कार्बन को ओपन करके लिख लें, या आपके कोई अब आपके ऊपर है, आपका मसला है जी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है जी, अब आपने जो चेन को सिलेक्ट करना है वो इस तरह से सिलेक्ट करना है जी कि ये कार्बोनाइल कार्बन चेन के अंदर आ जाए ताकि हम इसको अल्केनोइड का नाम दे सकें। तो ये कार्बोनाइल कार्बन समेत हमने इस चेन को सिलेक्ट कर लिया। अब जो हमारे पास बचा है वो क्या है जी, इथाइल बचा है। तो हमने लिखा जी इथाइल, और ये क्या नजर आ रहा है आपको, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोएट नजर आ रहा है। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइल प्रोपेनोएट। ये दूसरी क्वेश्चन अब आपके सामने है और इसको हमने ड्रॉ करके लिखा। चेन को सिलेक्ट करें, इस तरह के कार्बोनाइल कार्बन को चेन के अंदर ले लें। तो हमने कार्बोनाइल कार्बन को चेन के अंदर लिया, हमें क्या नजर आ रहा है कि मिथाइल बचा। तो हमने लिखा जी मिथाइल, और इसको अगेन 3 कार्बन वाला है तो इसको क्या कहेंगे, प्रोपेनोएट कहेंगे। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस एस्टर का नाम क्या है, मिथाइल प्रोपेनोएट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है और इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अब आपको इस CH3 जो 2 नजर आ रही हैं इसको खोल के लिखना है जी। तो एक तो आप राइट पर लिखें, एक ऊपर या नीचे लिखें जी। तो मैंने यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है जी, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया। अब आपने देखिए लॉन्ग चेन सेलेक्ट नहीं करनी, अब आपको आदत हो गई है जी कि लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है। तो एस्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जी, एस्टर के अंदर आपने जो सिलेक्शन करनी है वो नंबरिंग के लिए भी नहीं करनी, उसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन को सिलेक्ट करना है ताकि आप उसको OH का नाम दे सकें जी। तो आपने कार्बोनाइल कार्बन को सिलेक्ट किया और अब आपको इसके अंदर 2 कार्बन नजर आ रहे हैं। जो बचा उसको आप उस रेडिकल को पहचाने, तो ये आपको आइसोप्रोपाइल दिख रहा है जी, तो ये आइसोप्रोपाइल ही है। तो आपने लिखा आइसोप्रोपाइल और 2 कार्बन वाला है इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, इथेनोएट कहेंगे। तो इन दोनों को कंबाइन कीजिए, आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है आइसोप्रोपाइल इथेनोएट। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अब आपने इस कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ऊपर लगाइए, एक नीचे लगाइए और एक राइट पे लगाइए। तो ये अब आपके पास इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब आपने क्या करना है जी, आपने इसको, ये ब्रांच नजर आ रही है तो आप ईथर को और एस्टर को मिक्स मत कीजिएगा जी। जब भी एस्टर फंक्शनल ग्रुप होगा तो आपने जो सिलेक्शन करनी है उसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन को सिलेक्ट कर लेना है। तो कार्बोनाइल कार्बन को आपने सिलेक्ट कर लिया और अब आपको यहाँ पे कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 5 कार्बन नजर आ रहे हैं। जो बचा वो आपको क्या नजर आ रहा है जी, टर्ब्यूटाइल नजर आ रहा है। तो ये है टर्ब्यूटाइल और इसका नाम क्या है जी, पेंटेनोएट, क्योंकि 5 कार्बन है, इन दोनों को कंबाइन कीजिए। तो आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड का नाम है टर्ब्यूटाइल पेंटेनोएट। तो आपने एस्टर फंक्शनल ग्रुप के आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना सीखे, जो इंतहाई आपको आसान लग रहे होंगे। लेकिन जरा इन बातों को जो मैंने आपको बताई उनको अगर आप फोकस करेंगे तो इंतहाई आपके लिए आसानी होगी, वरना स्टूडेंट को एस्टर ग्रुप और ईथर ग्रुप इंतहाई मुश्किल लगता है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप इन रूल्स को पढ़ेंगे और इन बातों पे जो मैंने आपको बताई हैं अगर उसको आप फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए ईथर फंक्शनल ग्रुप और आपके लिए एस्टर फंक्शनल ग्रुप जो स्टूडेंट को इंतहाई मुश्किल लगता है आपके लिए इंतहाई आसान रहेगा। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और अब आईयूपैक सिस्टम के तहत और कॉमन नेम एस्टर के आएंगे और उनके स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे जी। तो देखते हैं इसको भी, ये भी आपके किताब के सवालात हैं। तो क्वेश्चन 1 अब आपके सामने है और आपने बनाना है जी आइसोप्रोपाइल ब्यूटानोएट। तो सबसे पहले तो आप ब्यूटानोएट को ड्रॉ करें, यानी कार्बोनाइल कार्बन को ड्रॉ करें और कार्बोनाइल कार्बन को शामिल करते हुए 4 कार्बन बनाए, यानी कार्बोनाइल कार्बन के बाद 3 कार्बन मजीद लगेंगे और उसके बाद एक तरफ ऑक्सीजन लगा दें और उसके बाद आइसोप्रोपाइल रेडिकल बना दें। तो ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने है। तो ये जो हमने बनाया ये कार्बोनाइल कार्बन बनाया और कार्बोनाइल कार्बन समेत इसके अंदर 4 कार्बन बना दिए।
तो ये तो बन गया ब्यूटेनोएट। ऑक्सीजन को यहाँ पे लगा दिया तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोएट बन जाएगा। और ऑक्सीजन के साथ अब आप क्या लगा दें, आइसोप्रोपाइल लगा दें। ठीक है जी, तो एल शेप के अंदर अब आपने इन 3 कार्बन को ड्रॉ कर दिया जी, तो ये क्या बन जाता है, आइसोप्रोपाइल बन जाता है। तो ये आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है और आपने बनाना है ब्यूटाइल प्रोपायोनेट। तो ब्यूटाइल का मतलब आपको 4 कार्बन ड्रॉ करने हैं और इसको ऑक्सीजन से कनेक्ट करना है। और प्रोपायोनेट का मतलब ये है जी कि कार्बोनाइल कार्बन बना के और कार्बोनाइल कार्बन को शामिल करते हुए 3 कार्बन आपको बनाने हैं, यानी कार्बोनाइल कार्बन के बाद 2 कार्बन लगाएंगे आप। तो ये मैंने बनाया है ब्यूटाइल प्रोपानोएट। तो प्रोपानोएट को पहले देख लेते हैं जी। तो प्रोपानोएट बनाने के लिए मैंने पहले कार्बोनाइल कार्बन को ड्रॉ किया, 1 कार्बन आ गया तो 2 कार्बन बचे, तो 2 कार्बन मैंने लगा दिए। उसके बाद मैंने ऑक्सीजन लगाया तो ये पूरे का पूरा क्या बन गया, प्रोपायोनेट बन गया। और ब्यूटाइल लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 कार्बन को ड्रॉ करके कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर दिया। तो स्ट्रक्चर की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस पर हासिल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है और आपने बनाना है मिथाइल हेक्सानोएट। तो हेक्सानोएट का मतलब ये है जी कि आप 6 कार्बन को ड्रॉ करें और जो छठा कार्बन है उस पर आप कार्बोनाइल कार्बन बना दें, उसके आगे आप ऑक्सीजन लगाएं और उसके आगे आप मिथाइल ग्रुप लगा दें। तो अब आपने क्या देखा जी, ये 5 कार्बन आपने बनाए और छठा कार्बन आपका कार्बोनाइल कार्बन है और ये हो गया जी आपका हेक्सानोएट। ऑक्सीजन लगा दिया तो ये बन गया हेक्सानोएट और इसके आगे आपने क्या लगाना है, मिथाइल लगाना है, तो आपने मिथाइल लगा दिया तो ये बन गया मिथाइल हेक्सानोएट। ये चौथा क्वेश्चन अब आपके सामने है और अब आपने बनाना है आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है जी कि कार्बोनाइल कार्बन के जो बनाया है आपने उसके एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इसको आप देख लें जी, एग्जाम्पल अब आपके सामने है इसका स्ट्रक्चर, इसको जरा फोकस कीजिएगा और याद कीजिएगा जी। तो आइसोब्यूटाइल आपको बनाना आता है, आइसोब्यूटाइल आपने मुताद्दिद बार बनाया है, तो इसका मतलब है अब आपको नाम सुनते ही उसका स्ट्रक्चर बनाना आ जाना चाहिए। तो ये आपने आइसोब्यूटाइल बनाया है और इसको फॉर्मेट इसलिए कह रही है जी क्योंकि ये जो एस्टर है वो एक मेंबर वाला एस्टर है। फॉर्मेट का मतलब 1 कार्बन होता है। तो कार्बोनाइल कार्बन बनाने के बाद आपने यहाँ पे कार्बन नहीं लगाया बल्कि क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, इसलिए ये क्या कहला रहा है, फॉर्मेट कहला रहा है। और ये आपका आइसोब्यूटाइल लगा हुआ है तो ये आपका आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट है। तो एस्टर के आपने स्ट्रक्चर बनाना सीखे। तो जो आज का आपका लेसन था इसके अंदर आपने लिंकेजेस को पढ़ा और ईथर्स और एस्टर्स, ये जो 2 फंक्शनल ग्रुप थे जिनको आप लिंकेजेस कहते हैं, इनके आईयूपैक सिस्टम के तहत और कॉमन नेम्स आपने लिखना सीखे। तो लेक्चर्स को जरा फोकस कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा और जो मैंने बातें बताई हैं उनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ईथर्स की और एस्टर की नोमेनक्लेचर करना आपके लिए इंतहाई आसान होगी। इस सीरीज का जो आखिरी लेक्चर है वो हमारा लेसन नंबर 13 है और हमने तमाम फंक्शनल ग्रुप को पढ़ा और जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप को पढ़ा वो तमाम फंक्शनल ग्रुप को हमने स्ट्रेट चेन के अंदर पढ़ा या ब्रांच चेन के अंदर पढ़ा या आप ये कहेंगे कि हमने इसको ओपन चेन के अंदर पढ़ा। आपके कोर्स के अंदर बेंजीन भी शामिल है जी। और अब हम जो नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं लेक्सन नंबर 13 के अंदर वो बेंजीन की नोमेनक्लेचर है जी। तो ये तमाम फंक्शनल ग्रुप जो आपने पढ़े हैं उन तमाम फंक्शनल ग्रुप को अब बेंजीन पे अप्लाई करेंगे और फिर बेंजीन की नोमेनक्लेचर को करना सीखेंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि यहाँ पे अब आपको याद रखने वाला काम ज्यादा होगा। तो जो रूल्स हैं वो रूल्स भी आते हैं बेंजीन के अंदर, लेकिन बेंजीन के अंदर बात ये है कि जब इन तमाम फंक्शनल ग्रुप को एक साथ पढ़ेंगे जी तो आईयूपैक सिस्टम के तहत भी आपको एक नाम मिलेगा और कॉमन नेम भी मिलेगा। तो यहाँ पे एक आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम और कॉमन नेम को एक साथ कंबाइन रखना पड़ेगा आपको। तो लेक्चर नंबर 13 के अंदर आपसे मुलाकात होगी। लेसन 12 तक जो आपने ओपन चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 90% आपको कमांड इंशाल्लाह ताला नोमेनक्लेचर पे हासिल हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला बेंजीन की नोमेनक्लेचर करने के बाद आप रिंग कंपाउंड की यानी जो बेंजीन से बेस करते हुए कंपाउंड हैं, जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, उनकी नोमेनक्लेचर करना भी इंशाल्लाह ताला सीख जाएंगे। तो आपसे लेसन नंबर 13 के अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।